वेलकम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रहस्यों भरी ब्रह्मांड स्टोरी ऑडियो बुक। यह कहानी पैरेलल यूनिवर्स और बटरफ्लाई इफेक्ट से प्रेरित है। पहले हम पैरेलल यूनिवर्स की बात करते हैं। पैरेलल यूनिवर्स के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी के अनेकों प्रतिबिंब मौजूद हैं। दूसरी भाषा में कहें तो जिस प्रकार मनुष्य के जुड़वा होते हैं, ठीक उसी प्रकार से ग्रहों के भी जुड़वा होते हैं। बस अंतर केवल इतना है कि हमारी मान्यताओं के अनुसार मनुष्य के अधिकतम 7 हमशक्ल तक हो सकते हैं, किंतु ग्रहों के जुड़वाओं की कोई सीमा नहीं होती और ये समय के अलग अलग आयाम में होते हैं। इस थ्योरी के अनुसार अलग अलग समय में रह रहे प्रतिबिंब की चीजें तो एक समान हो सकती है, मगर उनमें रह रहे लोगों के निर्णयों में अंतर मिलता है, यानी जो निर्णय हमारे पृथ्वी के लोगों ने लिए है, जरूरी नहीं ब्रह्मांड में हमारे पृथ्वी के प्रतिबिंब में रह रहे लोगों द्वारा भी लिए गए हो। उनके निर्णय हमारे निर्णय जैसे हो भी सकते हैं और नहीं भी। दूसरी तरफ बटरफ्लाई इफेक्ट एक ऐसी थ्योरी है जिसने प्रमाणित किया है कि संसार के एक कोने में घटी घटना संसार के दूसरे कोने में होने वाली बड़ी घटना का कारण बन सकती है। इसको सरलता से समझाने के लिए एक उदाहरण देता हूँ। आजकल हमारे घरों में आने वाला दूध एक प्लास्टिक के पैकेट में आता है, जिसका उपयोग करने के लिए हम उस पैकेट का एक छोटा कोना काट कर कूड़े में फेंक देते हैं, जिसे अधिक छोटा होने के कारण रिसाइकिल नहीं किया जाता और कुछ महान व्यक्तियों द्वारा उसको समुद्र में फेंक दिया जाता है, जिसे समुद्र की छोटी मछलियां निगल जाती है। और जब मछुआरा मछलियों को पकड़ता है तो कई बार उनमें वो प्लास्टिक का टुकड़ा खाई हुई मछली भी होती है। फिर उस मछली को खाने वाले व्यक्ति को कैंसर होने की संभावना तक होती है, जिसके कारण व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। अब सोचिए, हमारे द्वारा काटी गई छोटी सी प्लास्टिक किस प्रकार से एक मनुष्य के प्राण छीन सकती है। इसी को बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। इन दो थ्योरी को मिलाकर हमारी दूसरी कहानी आत्मा का निर्माण हुआ है, जो हर पल आपको अचंभित करेगी। यदि संसार में लफंगापन करने की कोई उपाधि होती तो हमारे प्यारे भोला को विश्व में अव्वल दर्जा मिलता। अब आप ही इस बात का अनुमान लगा ले कितना बड़ा लफंगा है ये भोला। जहां एक और उसकी उम्र के लोगों की रुचि खेल, पढ़ाई, पैसा अथवा लड़कियों में होती है, वही उसकी रुचि लोगों और अपने घर वालों को तंग करने में होती थी। उसको अक्सर सिनेमा देखना बेहद पसंद था, जिसके कारण पैसा ना होने पर वो कुछ भी कर जाता। अब चाहे घर की पूंजी हो या मोहल्ले वालों की चीजें झट से गायब हो जाती। पर पता होने के बाद भी जब लोग उसके पास जाते तो अपने नटखट और चुलबुले अंदाज में वो लोगों को ऐसा उल्लू बनाता कि वहाँ से चलते बनते। अपने घर में उसने सबसे बड़ा जादू 2006 में किया था, जहां एक मोटी रकम उड़ा डाली थी। भाई साहब ने उस पर कुटाई तो खूब ऊपर असरवत्ती भड़का ना हुआ। अंत में घर वालों ने घर में पैसा रखना ही बंद कर दिया और इसकी गाज मोहल्ले वालों पर गिरने लगी। दिन भर मटर गश्ती करके रात में अपने महंगे सपनों में खो जाता, जिसमें उसके पास लंबी लंबी गाड़ियां, आलीशान बंगल और भी बहुत कुछ होता। पर एक रात उसका सपना सच होने जा रहा था, जिसकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं। ईश्वर ने उसको भोला के लिए सत्य में परिवर्तित कर दिया। सुनने में भले ही ये एक सौभाग्य लगे, किंतु वास्तविकता में ऐसा होना कई बार एक भयानक सपने से भी अधिक भयंकर सिद्ध होता, और ऐसा ही हुआ। भोला के साथ जब 2010 की एक रात वो अपनी 4x6 की चारपाई पे सोया तो उसकी आंख सीध एक विशाल कक्ष में खुली, जहाँ की नक्काशी और सुंदर कारीगरी देखने लायक थी। ये सब देख शुरू में तो भोला को उसका सामान्य सपना लगा, मगर थोड़ी ही देर में उसको आभास हो गया ये कोई सपना नहीं है। उसके ताज्जुब की हदें तब पार हुई जब अपने सपनों की शहजादी को उसने वास्तविक रूप में अपने बगल में लेटा पाया, जिसे देखकर वो बुरी तरह से घबरा गया और झटपट बेड पर से उतर कर खड़ा हो गया। उसके ऐसा करने से उस सुंदरी की नींद भंग हो गई और वो अर्धनींद में आंखें खोलकर भोला को देखती है। पर वो किसी भी तरह अचंभित नहीं थी, बल्कि सामान्य तौर से साव को डार्लिंग की उपाधि से संबोधित कर रही थी। इस बात ने भोला को घनघोर दुविधा में डाल दिया। इसलिए एक बार फिर सबको अपना भ्रम समझकर अपने हाथों पर जोर से काटता है कि वो नींद से जाग जाए, पर कुछ नहीं हुआ।
भोला के कुछ पूछने से पहले ही वो सुंदरता की देवी वापस सो गई। अब भोला के दिमाग में एक बात आई कि मुमकिन है, जिस तरह सपने में लगी चोट के बाद भी हमारा सपना चलता रहता है, उसी प्रकार मेरे काटना भी मेरे सपने की कल्पना हो। तो अब क्या किया जाए जो पता चले मैं सपने में हूँ या वास्तविकता में। बहुत देर सोचने के बाद उसको एक अंतरंगी ख्याल आता है। वो सोचता है, उसके दिमाग में पास में लेटी सुंदरी के जोर से बाल खींचने का ख्याल आया, जिस पर यदि वो सपने में है तो उस महिला का व्यवहार असामान्य होगा, अगर वास्तविकता में है तो सामान्य और क्रोध से भरा होगा। वैसे उसके दिमाग में खुद को गंभीर चोट पहुंचाने का भी ख्याल आया था, किंतु खुद को घायल करके दर्द पहुंचाने के प्रति वो स्वार्थी हो गया और इसलिए खुद पर ना करके बगल में लेटी सुंदरी पर पीड़ादायक प्रयोग करने का खतरों भरा फैसला उसने लिया, जिसके परिणाम स्वरूप दर्द से उठती महिला का जोरदार चांटा भोला को रसीद हुआ, जिस पर वो महिला बाद में खुद भी अफसोस करने लग। वो सुंदरी भोला के गालों को सहलाते हुए बोली, ये आज तुम्हें हो क्या गया जो मेरे बाल खींचे, और देखो नींद में होने के वजह से मेरा हाथ तुम पर उठ गया। फिर वो सुंदरी प्यार से भरे मनमोहक अंदाज में बोली, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है बाबू, आई एम सॉरी। चांटे के दर्द से ज्यादा भोला को उस सुंदरी के कोमल हाथों का स्पर्श प्रभावित कर रहा था। उसे लगा मानो स्वर्ग लोक में बैठा किसी अप्सरा के सौंदर्य का रस पान कर रहा हो। वो एक अनोखी मधोशी में डूब गया। तभी किसी के कड़कती आवाज में कुछ शब्द उसके कानों में पड़े, जिसने उसके इस आनंदित क्षणों को समाप्त कर दिया। वो कक्ष में चाय लेकर आया एक नौकर था जो चाय देकर चला गया। इसी बीच भोला की नजर चाय की प्याली के पास पड़े अखबारों पर पड़ी, जिस पर दिनांक 2022 की थी। इससे देखकर भोला और भी हैरत में पड़ गया कि आखिर उसके जीवन के 12 वर्ष कहाँ गए। फिर उसके दिमाग में ये ख्याल आया, कहीं वो भविष्य में तो नहीं आ गया है, और इस बात को संभावना मानकर उसने खुद को थोड़ा शांत किया। फिर वो अपने पास की सुंदरी से बाथरूम के लिए पूछता है कि वो कहाँ है, जिसको सुन वो सुंदरी हकबका रह जाती है। मगर एक बार फिर भोला के पूछने पर वो हाथ के इशारे से उसको बाथरूम बता देती है। भोला जब बाथरूम में घुसा तो एकदम भिन्ना सा गया। उस बाथरूम का नजारा देखने योग्य था। वो बाथरूम भोला के पुराने घर से भी बड़ा था। सबसे पहले उसकी नजर सामने पड़े बाथटब पर पड़ी, जिसके चारों ओर सुंदर मछलियों से भरा एक विशाल एक्वेरियम बना हुआ था। फिर दूसरे कोने में एक मिरर के आसपास ढेर सारे परफ्यूम, फेस वॉश, हेयर वैक्स आदि जैसे ब्रांडेड महंगे आइटम्स भरे पड़े थे। उस बाथरूम की हर एक चीज लाखों की मालूम होती थी। हर एक चीज को भोला अपने हाथों से छूता और मन ही मन खुश होता, जैसे मासूम बच्चे चॉकलेट देखकर खुश होते हैं। जब वो बाथरूम में लगे मिरर के सामने गया तो उसको एक और चौंकाने वाली बात पता चली। वो अपनी उम्र से 7-8 साल बड़ा लग रहा था। भोला ने कई फिल्में देखी है जो समय यात्रा पर आधारित थी, पर किसी भी फिल्म में समय यात्री की आयु को बढ़ते नहीं दिखाया। फिर उसने सोचा, फिल्मों में लोग केवल कल्पना और तर्कों के आधार पर कहानी लिखते हैं, मगर असल में वास्तविकता कुछ और हो। खैर जो भी हो, मुझे तो बस ये सोचना है कि ईश्वर ने ये अवसर उसको एंजॉय करने के लिए दिया है। तो लेट्स एंजॉय। टाइगर और शेर की दहाड़ की नकल करते हुए भोला बाथटब में कूद पड़ा और बाथरूम में 2 घंटों से भी अधिक रुक कर निकलता है, जिस पर वो महिला और भी चिंतित हो जाती है, मगर कुछ बोलती नहीं। बस तब से भोला में आए परिवर्तन के कारण वो भोला की छोटी छोटी हरकतें नोटिस करने लगी। उसको भोला में कुछ ऐसी हरकतें नजर आती है जो पहले कभी ना थी। भोला को समझ आ चुका था कि वो अपने भविष्य में है। एक पूरा दिन बिताने के बाद उसको पता चला कि वर्ष 2011 में उसने प्रेम विवाह किया था और 2013 में उसको एक बेटा भी हुआ, जो इस समय बोर्डिंग स्कूल में एजुकेशन पा रहा था। अभी वर्तमान में साल 2022 चल रहा है, यानी वो 12 वर्ष आगे के समय में आ गया है। आसपास अनेकों सुख सुविधा का सामान, घर में काम करते ढेरों नौकर, एक अत्यंत सुंदर बीवी, मानो उसको तो जीवन सफल हो
गया और इन सब में उसको अपने पुराने परिवार का ख्याल तक न आया। खैर, जब उस महिला ने यानी उसकी तथाकथित पत्नी ने उसको काम पर जाने के लिए बोला तो उसने किसी प्रकार बहाना बनाकर काम से छुट्टी ले ली, पर अगले दिन उसको जाना ही पड़ा। घर रहकर उसका सामना कई प्रकार के आधुनिक उपकरणों से हुआ, जैसे स्मार्टफोन, एमोलेड टीवी, मैकबुक इत्यादि, और हर एक उपकरण उसकी समझ से परे था। उसने बस अपनी मैकबुक में कैसे कोई जानकारी प्राप्त होती है ये सीखा, जो उसको काफी लगा। अगले दिन जब वो अपनी मर्सिडीज में ऑफिस जा रहा था तो उसने टर्शन मारने के लिए अपने ड्राइवर से बोला, ड्राइवर किसी पनवाड़ी की दुकान पर रोकना, एक पैकेट सिगरेट लेनी है। ड्राइवर थोड़ा चकित था, क्योंकि जिस मालिक के पास वो 5 वर्षों से नौकरी कर रहा था उसको कभी सिगरेट पीते नहीं देखा। लेकिन वो कर भी क्या सकता था। उसने तुरंत गाड़ी रोकी और अपने मालिक यानी भोला से पैसे मांगे तो भोला ने अपने सूट की जेबों पर हाथ मरते हुए अपना पर्स ढूंढ निकाला। लेकिन जैसे ही पर्स खोला उसके होश उड़ गए और चिल्लाकर बोला, ओ नो शीट। ड्राइवर, क्या हुआ सर? भोला, क्या होता, किसी ने मजाक करने के लिए मेरे पर्स में चूरन वाले नकली नोट डाल दिए, वो भी 2,000 के। सब जानते हैं बापू कभी 1,000 से ज्यादा पर नहीं छपे। ड्राइवर, दिखाइए सर। ड्राइवर उन नोटों को लेकर देखता है और फिर हंसकर बोला, क्या सर आप भी ना? भोला हैरानी से बोला, अब क्या हुआ? ड्राइवर, सर पूरी दुनिया जानती है कि 2016 में भारत में नोटबंदी हुई थी, तब से यही नोट चल रहे हैं। भोला अब कुछ समझ गया और ड्राइवर के सामने भेद ना खुले इसलिए ठहाका लगाते हुए बोला, मैं तो बस तुम्हारी टांग खींच रहा था। भोला अपने ऑफिस पहुंच तो गया, लेकिन वो क्या करे, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो बहुत बोर हो गया था। तभी भोला की नजर अपने स्टाफ के 2 कर्मचारियों पर पड़ी जो किसी बात पर विवाद कर रहे थे और भोला को अपना मनोरंजन दिख गया। उसके भीतर का लफंगा दानव जाग गया और उन दोनों की खिंचाई के इरादे से उनको भोला ने क्लर्क के हाथों अपने केबिन में बुलवाया, जिसे सुनकर दोनों की हवा टाइट हो गई। उन्हें लगा उनके झगड़े से बॉस डिस्टर्ब हो गए और अब उनकी लगने वाली है। लेकिन वो नहीं जानते थे आज सामान्य रूप से दिखने वाला जल्लाद एक नटखट बना बैठा है। और जब वो अंदर गए तो उन दोनों ने अपने बॉस के हाव भाव कुछ अलग ही देखे। भोला बड़ी ही उत्सुकता से बोला, जो बहस वो बाहर कर रहे थे वो फिर से यहाँ दशानंद की सभा में आरंभ की जाए। भोला को उनकी बहस किस बात पर है उससे कुछ लेना देना नहीं था। उसको तो बस उनकी चटपटी तू मैं देखकर अपना मनोरंजन करना था। उन दोनों में से एक बोला, सर मेरा मानना है अगर फ्रेंच वोन हरमैन नहीं होता तो जोसेफ गोएबल्स कभी भी इतना बड़ा तानाशाह नहीं बनता। लेकिन ये महाशय है कि मानते नहीं। कहते हैं हरमैन होता या नहीं होता, जोसेफ गोएबल्स एक क्रूर तानाशाह ही रहता। एकदम उनको रोकते हुए भोला बोला, देखो जिस तरह बिना मुद्दा जाने सांस बहू की नोक झोंक को देखने में मजा नहीं आता, जिस तरह बिना किसी नेता की पार्टी को जाने उसके भाषण में मजा नहीं आता, उस तरह जोसेफ गोएबल्स कौन है ये जाने बगैर मुझे तुम्हारी बहस में कैसे मजा आएगा। तो बताओ ये जोसेफ है कौन? इसको सुनकर बेहद हैरानी के साथ वही पहला आदमी अपनी आंखों को फैलाकर बोला, अरे सर वही वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे बड़ा विलन। भोला और भी अधिक ताज्जुब दिखाते हुए बोला, हिटलर से भी बड़ा। अब भोला की इस बात पर दोनों जन एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। फिर उनमें से एक हिम्मत करके बोला, सर ये हिटलर कौन है? भोला बड़े ही उत्सुक भाव दर्शाते हुए बोला, अबे हिटलर को नहीं जानते, जाओ डूब मरो कहीं। बताओ हिटलर को नहीं जानते? अबे हिटलर वो था जिसने जर्मन फोर्स बनाकर वर्ल्ड वॉर 2 का आरंभ किया, और इतना ही नहीं यहूदियों को जिंदा जहरीले गैस चैम्बर में डालकर मरवा दिया। अबे लोग कांपते थे उसके नाम से। अपने समय यानी द्वितीय विश्व युद्ध का असली रावण था वो। भोला की इन बातों को सुन अब वो दोनों विरोधी एक हो गए और भोला को इतिहास समझाने लगे। सर आप भूल रहे हैं, उसका नाम हिटलर नहीं जोसेफ गोएबल्स था। काफी देर तक भोला को वो इतिहास और इंटरनेट के माध्यम से जोसेफ के बारे में समझाते रहे, पर भोला मानने को तैयार ही नहीं था।
उसने एक वक्त के बाद दोनों को झुंझलाहट में फटकार लगाकर वापस भेज दिया और अब भोला को कुछ गड़बड़ी का एहसास सा होने लगा। जिस प्रकार एक बालक को कहीं फंस जाने के समय सबसे अधिक अपने माता पिता की याद आती है, ठीक उसी तरह किसी रहस्यमय जाल में फंसा हुआ पाने पर भोला को अपने माता पिता की याद आई और उसने अपने मन को शांत करने के लिए अपने माता पिता के पास जाने की ठान ली और ड्राइवर को बुलाकर उससे बोला, मुझे मेरे माता पिता के पास जाना है। ड्राइवर आदेश का पालन करता है और उसको अपने साथ ले जाता है। ड्राइवर एक बाग के सामने गाड़ी को रोकता है और नीचे उतरकर आगे आगे चलने लगता है, लेकिन वही भोला अपनी उलझनों में उलझा इधर उधर के नजारे से बेख पर बस अपने ड्राइवर के पीछे चलता रहता है। तभी एक जगह ड्राइवर रुक जाता है और भोला आगे आकर ड्राइवर से पूछने वाला होता है कि क्यों रुके के उसकी नजर एक कब्र पर पड़ती है जिस पर उसके माता का नाम लिखा होता है। साथ में मृत्यु का कारण 2006 में हुई रेल दुर्घटना लिखा था। इतना ही नहीं, एक के बाद एक उसका पूरा परिवार एक कतार से समाधि में लीन था। जिन सब की मौत का कारण एक ही था, 2006 में हुई रेल दुर्घटना, और उनके अतिरिक्त वहां सैकड़ों लोगों की कब्र होती है जिनकी रेल दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। ये सब उसके लिए कैसा रहा होगा, इसका अंदाजा अपने पूरे परिवार को अचानक खो देने वाले के सिवा और कोई नहीं कर सकता। भोला कैसा भी सही, पर अपने परिवार के प्रति एक सामान्य व्यक्ति की तरह अति भावुक था और इस नज़ारे को देखकर वो फुट फुट कर रोने लगा। वो बेहद टूट गया और अपने घर वापस आ गया। पति की हालत देखकर पत्नी समझ गई कि वो किसी कारण से काफी दुखी है। वो अपने पति के असली दर्द से बेखबर उसके अनजान दुख को कम करने का प्रयास करती है, जिस पर भावुक हो चुका भोला अपनी पत्नी को रोते हुए सब कुछ बता देता है। मगर उसकी बातें सुन पत्नी को उसकी बातें बेतुकी लगती है और उसको किसी मानसिक रोग का शिकार समझती है। लेकिन भोला लगातार उसको समझाने का प्रयास करता है कि उसके हिसाब से वो 12 वर्ष आगे आ गया है, पर उसको समझ नहीं आ रहा कैसे जो माता पिता 12 वर्ष पहले जीवित थे वो 16 वर्ष पूर्व मर चुके हैं, और कैसे हिटलर जैसे तानाशाह का दुनिया से नामो निशान मिट चुका है। इन सब को सुनकर भोला की पत्नी और भी भड़क जाती है और दोनों के बीच झगड़ा तक हो गया। रात को अपने पति की बातों से झुंझलाहट में उस सुंदरी को नींद नहीं आ रही थी, बस उसके दिमाग में भोला की बातें ही चल रही थी। अचानक उसका मन हुआ कि एक बार इंटरनेट पर हिटलर के बारे में सर्च तो करें कि आखिर ये बला क्या है जो भोला को इतना परेशान कर रहा है। उसने भोला को सोता पाया और अपनी मैकबुक पर सर्च करने लगी। बहुत खंगालने के बाद उसको एक ब्रिटिश सोल्जर हेरनी तांडे का लेख मिला जिसमें सोल्जर के साथ में हिटलर का नाम भी लिखा था। वो लेख कुछ इस प्रकार था, जिसमें सोल्जर अपनी आप बीती बताता हुआ बोलता है, हेनरी तांडे 1918 प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति पर था। हमारे बहुत से साथी दुश्मनों के हाथों जंग में शहीद हो चुके थे। अच्छी किस्मत और थोड़ी सावधानी बरतने के कारण मैं किसी प्रकार जीवित बच गया था। उसी बीच मुझे एक 18 या 19 वर्षीय नाजी सोल्जर मिला जो घायल था। उसे देखकर मैं निर्णय नहीं ले पा रहा था मैं क्या करूं। एक तरफ मेरी अंतरात्मा उसको छोड़ देने के लिए कह रही थी, तो दूसरी ओर मेरा फ्रिज मुझे इसकी इजाजत नहीं दे रहा था। मैंने बड़े भारी मन से उसके पास जाकर उससे उसका नाम पूछा, जिस पर उसने कांपते होठों से अडॉल्फ हिटलर कहा। उसके बाद मैंने उसको सॉरी बोला और अपनी बंदूक उसके सर पर तान दी। ये देखकर वो फुट फुट कर रोने लगा और बार बार प्लीज बोलता रहा। उसकी आंसुओं से भरी आंखों में देखते हुए उसको मारना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए ट्रिगर दबाते वक्त मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अगले ही पल गोली की आवाज के साथ सब कुछ शांत हो गया। अपने हाथों से मैंने कई दुश्मनों का वध किया था, मगर उसको मारना मेरे लिए किसी श्राप से कम साबित नहीं हुआ, और आज भी उसकी सूरत मेरे सपनों में आकर मुझे डराती है और मैं बस यही सोचता हूँ, काश मैंने उसको ना मारा होता। इस आर्टिकल को पढ़कर भोला की पत्नी को लगा
कि जरूर भोला ने भी इस आर्टिकल को पढ़ा होगा और अपनी किसी मानसिक कमजोरी के कारण भोला अपने ही दिमाग में अलग कहानी गढ़ रहा है। और अगले दिन सुबह को भी भोला को उसकी पत्नी वही आर्टिकल दिखाकर समझाने का प्रयास करती है कि उसको हिटलर का नाम इस आर्टिकल को पढ़कर पता चला होगा और किसी दिमागी कमजोरी के चलते तुम्हारे दिमाग ने ये मनगढ़ंत कहानी रच डाली। इस तरह की कई और मनोवैज्ञानिक बातों को बोलकर भोला की पत्नी भोला को समझाने की भरपूर कोशिश करती है कि मानसिक बीमारी में रोगी को स्वयं के रोग का पता नहीं होता और आज के आधुनिक युग में इसका सटीक इलाज उपलब्ध है। मगर भोला उसकी एक नहीं सुनता और वहां से बिना कोई उत्तर दिए चला जाता है। भोला के लिए उसकी जिंदगी एक पहेली सी बन गई। इन सब से उकता कर वो अपने ऑफिस जा ही रहा था कि उसकी नजर एक लोकल साइंटिस्ट के विज्ञापन पर पड़ी। उसके विज्ञापन में जो बातें लिखी थी वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी भोला के साथ अजीब घटनाएं घट रही थी। भोला को एक आशा की किरण नजर आ गई। भोला ने बिना देरी किए उस साइंटिस्ट का पता नोट किया और पहुंच गया उसके घर। वो साइंटिस्ट आम साइंटिस्टों की तरह अपने जीवन का अधिकतर हिस्सा लैब में रिसर्च करके काटने वालों के जैसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि अपनी मस्ती में मग्न मस्त बॉडी और सिक्स एब बनाए केवल हाफ पैंट पहनकर लाउड म्यूजिक पर बियर पिता और नाचता हुआ एक मस्त मोला युवक था, जिसे देखकर भोला को उस पर तुरंत विश्वास नहीं हुआ। पर भोला को देखकर वो युवक फौरन म्यूजिक ऑफ करके बड़ी ही सज्जनता से उसका स्वागत करता है। इस व्यवहार ने भोला के मन को कुछ हद तक शांत कर उसकी बातों को सुनने का मन बना लिया और दोनों के बीच बातें शुरू हुई। तो भोला की सारी बातों को गौर से सुनने के बाद वो बोला, तुम्हारी घटना का सीधा संबंध पैरेलल यूनिवर्स से है। भोला चौंक कर बोला, पैरेलल यूनिवर्स मतलब? साइंटिस्ट भोला को पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी को समझाता हुआ आगे बोला, देखो जिस तरह हमारा ग्रह पृथ्वी है उसी तरह तुम्हारा ग्रह भी पृथ्वी है, लेकिन है दोनों अलग अलग। भोला रोनी सूरत दिखाते हुए, सर थोड़ा सिंपल करके समझाओ ना, मेरे भेजे के ऊपर से जा रही है आपकी सारी बातें। आप बस इतना समझ लो, मैं कभी 10वीं भी पास नहीं कर पाया, इतना नालायक था साइंटिस्ट। देखो जिस तरह से इंसान के हमशक्ल होते हैं, ठीक उसी तरह से ब्रह्मांड के कई ग्रह ऐसे हैं जिनके हमशक्ल होते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम इतना तो जानते हो ना कि सौर मंडल क्या होता है? भोला, हाँ बिल्कुल, सूर्य के आसपास 8 ग्रहों का चक्कर लगाता समूह हमारा सौर मंडल कहलाता है। साइंटिस्ट, सही कहा। अब सुनो, जिस प्रकार हमारे सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाते 8 ग्रह है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्मांड के किसी और छोर पर हमारे सूर्य का जुड़वा होगा, जिसके चारों ओर घूमते हमारे ग्रह जैसे ग्रह भी होंगे। उनमें से एक बिल्कुल हमारी पृथ्वी का हमशक्ल होगा, जिसके चारों ओर घूमता एक चांद भी होगा, और उस पृथ्वी में भी हमारे भारत देश जैसा देश होगा, जिसकी राजधानी दिल्ली में मेरे ही जैसा एक आदमी बैठा हो सकता है। इसी प्रकार से ना जाने कितने ही सौर मंडल हमारे सौर मंडल के जैसे जुड़वा इस ब्रह्मांड में मौजूद है, जो समय के अलग अलग आयाम में होंगे। भोला, ये समय के अलग अलग आयाम का मतलब क्या है? साइंटिस्ट, अलग अलग आयाम का मतलब जितने भी इस ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी के रूप है, मान लो उन सब में मैं मौजूद हूँ, तो उन सब का जीवन समय के अलग अलग भाग में होगा। यानी कुछ वो जीवन जी रहे होंगे जो मैं अब तक जी चुका हूँ, और कुछ वो जीवन जी रहे होंगे जो मैं भविष्य में जीऊंगा। भोला, यानी कि मैं उस पृथ्वी पर आ गया हूँ जो मेरे समय से 12 साल आगे है, मगर यहाँ पर जो मेरे माता पिता और परिवार के सदस्य हैं, वो 2006 में ही मर चुके हैं, जबकि मेरी दुनिया में 2010 तक मेरे माता पिता और परिवार के अन्य लोग जिंदा थे। ये कैसे मुमकिन है? साइंटिस्ट, इसको समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। 2 धर्मा नाम के व्यक्ति जो अलग अलग पृथ्वी पर रहते थे, दोनों के जीवन एकदम समान थे, बस दोनों के बीच में 1 महीने का अंतर था। यानी धर्मा जो जीवन जी रहा था, धर्मा वो जीवन 1 महीने बाद जीता। अपनी 28 वर्ष की आयु में एक दिन धर्मा कहीं के लिए यात्रा पर निकला, तो दुर्भाग्य से जिस बस में धर्मा यात्रा कर रहा था वो बस बीच रास्ते में ही खराब हो गई, जिसके कारण बस के सारे यात्रियों ने 1 मील पैदल चलकर अगले बस स्टैंड से दूसरी बस पकड़ने का निर्णय लिया। लेकिन धर्मा ने ऐसा ना करके वहीं रुककर किसी से लिफ्ट लेने का फैसला किया।
ताकि उसको पैदल ना चलना पड़े। लगभग 3 घंटे इंतजार करने के बाद धर्मा को एक गाड़ी ने लिफ्ट दी, जिसमें संयोगवश धर्मा के जैसा ही एक बैग था। अब धर्मा को उस बैग को खोल कर देखने का कौतूहल हुआ तो उसने गाड़ी के मालिक की नजरों से बचकर वो बैग खोल कर देखा तो उसके होश उड़ गए। एकदम भोला बीच में बोल पड़ा, ऐसा क्या था उस बैग में? साइंटिस्ट, वो बैग नोटों से भरा पड़ा था, जिसे देखकर धर्मा को लालच आ गया और बिना किसी को भनक पड़े उसने अपने बैग के साथ वो बैग बदल दिया और बड़ी आराम से बस स्टैंड पर उतरकर अलग अलग 3 अनजान जगह की टिकट ली। भोला, क्यों? साइंटिस्ट, ताकि कोई उसका आसानी से पता न लगा सके और फिर अपनी चुनी हुई 3 में से एक जगह पहुंचकर उसने रेल द्वारा अपने घर की यात्रा की। भोला, और जिस जगह उसको जाना था वहाँ का क्या हुआ? साइंटिस्ट, उसको जिस भी जगह जाना था या जिस भी काम से जाना था, धर्मा के लिए उसका महत्व धर्मा के हाथ लगे पैसों से अधिक नहीं था, तो उसकी प्राथमिकता पैसा बन गई और जल्द से जल्द उन पैसों को सुरक्षित करने के लिए उसने अपने घर जाना बेहतर समझा। भोला, कमाल है ना सर, थोड़ी देर पहले मिले पैसों से धर्मा को इतना लगाव हो गया, तो सोचो जिसका वो पैसा था उसका क्या हाल हुआ होगा। ये बात कैसे धर्मा के दिमाग में नहीं आई? साइंटिस्ट, धन के प्रति मनुष्य के भीतर सदियों से लोभ रहता आया है, जिसके वश में आने वाला व्यक्ति केवल स्वार्थी ही होता है। खैर, धर्मा ने उन पैसों से एक व्यवसाय किया और 5 वर्षों के भीतर उसने कई गुना तरक्की कर ली और शहर के नामी लोगों में उसकी गिनती होने लगी। वही दूसरी ओर वो गाड़ी चालक जब घर पहुंचा तो उसके पास उसके मालिक का फोन आया और उसको बोला पैसों का बैग वो निकालना भूल गया। वो जल्दी से उसको वापस लाए। इतना सुन उस गाड़ी वाले की सांसें थम गई, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट दी थी। वो तभी गाड़ी के ओर भागकर पहुंचा और गाड़ी खोलकर उस बैग को देखा। बैग को सही सलामत देखकर गाड़ी चालक की जान में जान आई। फिर उसने एक बार बैग खोलकर देख लेने की सोची और बैग खोल लिया। उसमें कुछ मेले कुचले कपड़े देखकर मानो उसकी दुनिया लूट गई। उसने खुद अपने हाथों से गिनकर वो पैसों से भरा बैग वहां से लिया था जहां उसके मालिक ने पैसा लेने भेजा था। पर अफसोस, वो मालिक के घर जाकर भी वो पैसा देना भूल गया और उसकी इसी भूल के कारण अब वो पैसा बैग में नहीं था। उसके हाथ पांव फूल गए। उसने तुरंत अपनी गाड़ी को बस स्टैंड जाने के लिए इस उम्मीद पर मोड़ा कि शायद वो आदमी धोखे से बैग बदल कर ले गया हो और वो एक भला मानस निकले जो अभी भी बस स्टैंड पर उसकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। मगर जल्द ही उसका ये भ्रम टूट गया और जब उसको वास्तविकता का एहसास हुआ तो उसने शर्म से आत्महत्या कर ली ताकि उसकी सच्चाई पर लोग भरोसा कर ले। मगर ये सब कुछ बेकार गया। उसके मालिक ने उसका घर बार सब कुछ नीलाम करवा दिया और जितना हो सके अपना पैसा वसूल कर लिया। उस गाड़ी चालक की पत्नी और 17 वर्षीय लौता लड़का सड़क पर आ गए। ना तो कोई रहने को ठिकाना, ना ही उनके पास खाने के लिए कुछ था। उन विकट स्थितियों ने लड़के के दिमाग पर बुरा असर डाला और वो गलत कामों में घुस गया, जिसके जरिए उसको कुछ ही दिनों में अपने और अपनी माँ के लिए एक छत और पेट भर खाने की व्यवस्था हो गई। देखते ही देखते आने वाले 5 वर्षों में वो लड़का एक नामचीन अपराधी बन गया। एक बार वो शहर के एक मशहूर रेस्टोरेंट में कुछ साथियों के साथ खाना खा रहा था कि तभी उसके ऊपर उसके विरोधी अपराधियों ने हमला कर दिया। दोनों और दनादन गोलियों की बौछार होने लगी। उनके बीच घमासान मुठभेड़ हुई, जिसके अंत परिणाम में केवल वो लड़का ही जीवित बचा था। साथ में इस लड़ाई के दौरान उस लड़के के हाथों एक गोली गलती से उस होटल के मालिक को जा लगी, जिसकी तुरंत मौत हो गई। और जानते हो वो रेस्टोरेंट का मालिक कौन था? भोला, कहीं वो धर्मा तो नहीं? साइंटिस्ट, हाँ वही धर्मा। भोला, शास्त्रों में सच ही लिखा है, आपके कर्म ही आपका भविष्य बनाते हैं। और देखो, अनजाने में उस लड़के ने अपना बदला भी ले लिया, जिसका उसको पता ही नहीं। फिर उस लड़के का क्या हुआ उसको कभी पता चला कि उसने किसको मारा था? साइंटिस्ट, नहीं, उसको कभी पता नहीं चला और धर्मा की मृत्यु पश्चात उसकी सारी संपत्ति सरकार ने जब्त कर ली, क्योंकि अपनी अय्याशियों के कारण उसने कभी शादी नहीं की थी और वो मरते समय अकेला था। इसलिए सरकार द्वारा वो संपत्ति बेनाम घोषित करके जब्त कर ली गई। अब आते हैं धर्मा पर। याद है वो बस के खराब होने वाला किस्सा? भोला, हाँ याद है सर। साइंटिस्ट, धर्मा के सामने जब ये स्थिति आई तो उसने अन्य यात्रियों के जैसे पैदल चलकर जाने का निर्णय लिया।
जिसके कारण ना तो उसको कभी पैसा मिला, ना ही उस गाड़ी वाले ने आत्महत्या की, ना ही उसका बेटा अपराधी बना और ना ही उसके हाथों धर्मा की कभी हत्या हुई, बल्कि उसका जीवन एकदम उलट हो गया। आगे चलकर उसने एक सर्वगुण संपन्न कन्या से विवाह किया और उसको एक पुत्री हुई, जिसके भाग्य से उसको एक लॉटरी लगी और धर्मा ने उससे एक व्यवसाय शुरू कर काफी नाम कमाया और अपनी 80 वर्ष की आयु तक एक आनंदमय और खुशहाल जीवन बिताया। भोला कर भला तो हो भला, साइंटिस्ट ये भी कह सकते हो, पर फैक्ट ये है, एक छोटे से निर्णय ने दोनों के जीवन में कितना बड़ा अंतर पैदा किया, यहाँ तक कि कितने ही लोगों के जीवन में प्रभाव डाला। बस ठीक इसी तरह से किसी एक निर्णय के कारण तुम्हारे अपने पृथ्वी के जीवन में और इस पृथ्वी के जीवन में इतना अधिक अंतर है। अब वो निर्णय क्या था, किसका था, ये तो केवल ईश्वर ही जानता है। भोला बस इतना ही, किसी एक निर्णय से इतना बड़ा अंतर मेरे अपनी पृथ्वी और इस पृथ्वी के जीवन में सुनने में हजम नहीं होता, मगर जो कहानी आपने सुनाई है उसके बाद नकारना भी मुश्किल है। लेकिन इन सब से मेरी दुविधा तो दूर हो गई, मगर मेरे वापस जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। क्या मैं कभी वापस जा पाऊंगा? इतना बोलते ही भोला का गला भराया, उसकी आवाज कंपाने लगी और वो आगे के शब्द नहीं बोल पाया। शायद अब उसको अपने परिवार का सही मूल्य समझ आ गया, जो किसी भी धन कुबेर से बढ़कर होता है। वहाँ से निकलकर भोला अपने ऑफिस आ जाता है। तभी उसकी सेक्रेटरी उसके पास आकर उसको याद दिलाती है कि आज उनकी मीटिंग डॉ आशुतोष से सुबह 10 बजे की थी, जो सही टाइम पर अटेंड न करने के कारण वो कई बार कॉल कर चुके हैं। मगर भोला का ध्यान इन सब बातों में नहीं था, इसलिए बिना कोई जवाब दिए वो अपने केबिन में चला जाता है। उसकी ये बात सेक्रेटरी को बहुत अजीब लगती है, क्योंकि उसको याद है एक बार डॉ आशुतोष की मीटिंग के पीछे उसको काफी डांट खानी पड़ी थी और इसलिए वो डॉ आशुतोष को फोन करके बुला लेती है। यहाँ पर डॉ आशुतोष के बारे में कुछ बातें जान लेना बेहद जरूरी है। डॉ आशुतोष देश के जाने माने साइंटिस्ट है, जिन्होंने विज्ञान जगत में अपने अनोखे कारनामों से दुनिया को चौंका दिया था। उन्होंने गॉड पार्टिकल की सहायता से विश्व को असीमित और अनंत ऊर्जा सोर्स का निर्माण करके दिखाया था, जो संसार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इन्हीं की रिसर्च में भोला ने अपनी संपत्ति का पैसा लगा दिया था, जो डॉ आशुतोष की सफल उपलब्धि के बाद कई गुना अधिक हो गया था। और आज भी डॉ आशुतोष को किसी भी प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है तो उनकी सहायता के लिए भोला सदैव तत्पर रहता है। फिलहाल डॉक्टर आशुतोष एक ऐसे फार्मूले को बनाने की खोज में थे, जिससे किसी प्रकार मनुष्य की आयु घट जाए और वो अपनी उम्र से छोटा हो जाए। लेकिन इसको करने के लिए उसको कुछ मानव परीक्षण की आवश्यकता थी, जो संसार में बैन थे। इसलिए उसने उन परीक्षणों को भोला की सहायता से गुप्त रख कर किया और इसी सिलसिले में उसको भोला से काम था। जब उसने भोला की सेक्रेटरी की बातें सुनी तो वो सीधा भोला के पास जा पहुंचा और बोला, यार ये क्या तरीका है तुम्हारा? उस एक्सीडेंट की रात से ना तो तुम मेरे पास आए और ना ही तुमने मुझे कोई कॉल किया। मुझे लगा तुम आज तो पक्का आओगे, लेकिन तुम्हारी सेक्रेटरी से जब ये पता चला कि तुम कुछ जवाब नहीं दे रहे हो तो तुम्हारी चिंता होने लगी और मुझसे रुका नहीं गया। आखिर बात क्या है? डॉ आशुतोष जिस भोला को अपना दोस्त मानकर बातें कर रहे थे, असल में वो भोला तो कोई और था, इसलिए उसकी बातें भोला को समझ ही नहीं आई और वो बड़ी गहरी उलझन को दर्शाता हुआ बोला, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉ क्या हो गया तुम्हें? कहीं उस एक्सीडेंट से तुम्हारी याददाश्त पर तो असर नहीं पड़ा? अच्छा ये बताओ, जब हम पहली बार मिले थे तो कहाँ मिले थे? भोला खिसियाना सा होकर बोला, भाई माफ करो, मैं पहले से ही परेशान हूँ। ना जाने कौन कौन सी नई नई बातें इन दिनों पता चल रही है, ऊपर से तुम दिमाग खाने आ गए। जाओ भाई अपना काम करो। डॉ के साथ भोला का उससे यूं गेरों की तरह बात करना काफी खला, लेकिन डॉ को लगा जरूर भोला की याददाश्त पर कोई असर हुआ है। डॉ को ये संदेह होने लगा, इसलिए वो किसी प्रकार से भोला को अपने साथ अपनी लेब ले जाता है और उसको बताता है कि किस प्रकार कुछ दिन पहले वो अपना एक चूहे पर उसके साथ गुप्त परीक्षण करते समय एक हादसा हुआ था।
जिसके कारण कुछ अल्ट्रा वोल्टेज पार्टिकल उसके ऊपर आकर गिरे और वो कुछ क्षणों के लिए बेहोश भी हो गया था। और फिर पूछता है, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? भोला उससे बोलता है कि असल में 2010 की एक रात वो अपने बिस्तर में सोया था, उसके बाद वो सीधा 2022 की सुबह उठा, इसके बीच उसको कुछ भी याद नहीं। और फिर अपने साथ घटी सारी घटना विस्तार से बताता है। डॉ आशुतोष खुद एक साइंटिस्ट था, इसलिए सारी चीजों को समझते उसको देर ना लगी। और वो फिर बोला, यानी उसके आयु कम करने के एक्सपेरिमेंट में किसी तरह 2 अलग अलग डायमेंशन के लोगों की आत्मा को आपस में बदल दिया है। और उसके ग्रह के भोला की आयु तो कम हुई, पर वो किसी और यूनिवर्स में पहुंच गया। भोला, तुम्हारी सारी बात ठीक है, मगर मेरी फैमिली का मुझे समझ नहीं आ रहा। डर सिंपल सी बात है कि 2006 में जब इस आयाम में एक शादी के लिए जा रही तुम्हारी पूरी फैमिली की दुर्घटनावश डेथ हो गई थी। तुम्हारे ग्रह पर किसी कारण से वो शादी के लिए निकली ही नहीं और जीवित रही। भोला, हाँ सही कहा आपने। 2006 में मेरे मामा की शादी थी, जिसके लिए मेरे पिता जाने की तैयारियां भी कर रहे थे, पर एंड मौके पर मैंने उनके सारे पैसे चुरा लिए थे, जिसके कारण उनका शादी में जाना कैंसिल हो गया था और मुझको इसकी बहुत मार भी पड़ी थी। डॉ, इसलिए तुम्हारी फैमिली जीवित है, और इसीलिए जब तुम्हारी फैमिली मरी ही नहीं तो उनका सरकार द्वारा कोई मुआवजा भी तुम्हें नहीं मिला, और मुआवजा नहीं मिला तो तुमने कभी मेरे काम में इन्वेस्टमेंट नहीं किया। और हाँ, जो वो तानाशाह था, क्या नाम बताया? भोला, हिटलर। डॉ, हाँ वही हिटलर। उस आर्टिकल से साफ जाहिर होता है कि उस सोल्जर ने तुम्हारी धरती पर उस हिटलर को नहीं मारा होगा, जिससे आगे चलकर वो द्वितीय विश्व युद्ध का बहुत बड़ा नाम बना। लेकिन हमारी धरती के सोल्जर ने उसको मार डाला और वो गुमनाम रह गया, जिसके कारण आज हमारी दुनिया में उसका कोई वजूद नहीं है। भोला बोला, वो सब तो ठीक है, मगर क्या कोई तरीका नहीं है कि किसी तरह मैं घर वापस जा पाऊं? डॉ भोला को देखकर काफी जिज्ञासु हो जाता है और उसको तसल्ली देकर के डॉ भोला को उसके घर पहुंचा सकता है। वो भोला से लगातार कई ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र कर भोला को उन सभी का अपनी दुनिया के हिसाब से उल्लेख करने को कहता है, पर कम पढ़ाई और आवारागर्दी करने के कारण भोला को इन सब का कोई ज्ञान नहीं होता, और वो डॉ को साफ बता देता है कि अपनी धरती पर वो ज्यादा अधिक पढ़ नहीं पाया था, जिस पर डॉ को अपनी जिज्ञासा शांत करनी पड़ती है। अंत में डॉ भोला को वही क्रिया दोबारा दोहराने के लिए बोलता है कि जिस प्रकार से तुम आए थे उसी प्रकार से हम तुम्हें वापस भेजने का प्रयत्न कर सकते हैं। कुछ देर में डॉ वादे अनुसार सारी प्रतिक्रिया दोहराता है, जिससे कुछ पावरफुल किरणें भोला पर गिरती है, पर उन सब से कोई भी फायदा नहीं होता। ये सब देखकर डॉ काफी अचंभित हो जाता है और भोला से सप्ताह भर का समय मांगकर उसको विदा कर देता है, ताकि वो कोई रास्ता निकाल सके। इस घटना से भोला काफी हद तक टूट गया। अब उसको अपने परिवार वालों के लिए एक प्रकार के नए जुड़ाव का अनुभव होने लगा था, जिसके कारण उसको अब किसी भी हाल में वापस जाना था। खैर, वो अपने घर पहुंचकर सो गया, और जब अगले दिन उसकी आंख खुली तो उसने खुद को अलग ही कमरे में पाया, जहां पर एक सिंगल बेड और सीधे हाथ की दीवार पर साधारण सा वाश बेसिन था। वाश बेसिन के ऊपर एक शीशा भी लटका हुआ था, जिसमें भोला ने देखा तो खुशी से पागल सा हो गया। वो वापस से 20 वर्ष का हो गया था। अब उसने अपने बेड के पास पड़े एक अखबार को उठाया तो उसमें 2010 की दिनांक थी। उसके बाद वो कमरे का दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा, जो कि मजबूत लोहे से बना था, पर वो नहीं खुला। उसने पूरा जोर लगाया, पर दरवाजा नहीं खुला। तभी उसको कमरे के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, तो वो जोर जोर से चिल्लाकर उस व्यक्ति को बुलाने लगा। थोड़ी ही देर में गुस्से से भिनभिनाते हुए 2 लोग, जिन्होंने सफेद यूनिफॉर्म पहन रखी थी, वहां आकर उस दरवाजे में बने छोटे से मोखले को खोलते हैं। फिर उनमें से एक अकड़ कर बोला, क्या है? भोला विनम्रता से बोला, मैं कहाँ हूँ और मुझे कैद क्यों किया है? वो व्यक्ति खिसियाते हुए बोला, ज्यादा शान पट्टी मत कर, नहीं तो तेरे लिए ठीक नहीं होगा।
और इतना बोल वो व्यक्ति जोर से मोखले को बंद कर देता है और आगे बढ़ चलता है। और उसके साथ वाला दूसरा कर्मचारी, शायद नया नया भर्ती हुआ था, उस पहले कर्मचारी से बोला, सर इसका क्या केस है? पहला कर्मी, अरे क्या केस, साइको है साला। एक दिन सुबह उठा और अपनी ही फैमिली पर ये कहकर हमला कर दिया कि फैमिली तो बहुत पहले मर चुकी है, और उनको गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसके बाद कैसे तैसे इसको काबू करके पागल खाने में लाया गया। तब से ही रोज कुछ न कुछ उलझलूल बकता रहता है। कभी कहता है मेरी बीवी को बुलाओ, कहता था मेरे वकील से बात कराओ, और कभी कभी तो खुद को करोड़पति तक कह देता है। इतना बोलकर दोनों जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगे और भोला की चीखों पुकार को पूरी तरह से अनदेखा कर अपने का लग गए। वसुंधरा, उसकी इस बात पर मैं चौंक गया और पहाड़ी से नीचे झांकने लगा तो कई मानव कंकाल मुझे नीचे पड़े दिखे। मैं तुरंत पीछे हटा और बोला, क्या आप सठिया गए हो? यहाँ से कूदने के बाद मैं कभी जीवित नहीं बचूंगा। वृद्ध, विश्वास करें ऐसा कुछ नहीं होगा। हमजा, कैसे बोल सकते हो कुछ नहीं होगा? नीचे पड़ा वो मानव कंकालों का ढेर कैसा है? वृद्ध, वो ढेर उन लोगों का है जो अपने सवालों का जवाब चाहते थे। हमजा, यानी वो सब भी उसी कारण से मरे हैं जिसके लिए तुम चाहते हो मैं भी यहाँ से कूद जाऊं? वृद्ध, महाराज वो लोग अपनी मर्जी से यहाँ से कूदे थे और वो चुने हुए नहीं थे, उन्हें लगता था वो चुने हुए हैं। हमजा, तो आपके हिसाब से मैं चुना हुआ हूँ? वृद्ध, जी हाँ। हमजा, किसने कहा आपसे? वृद्ध, आपने। हमजा, मैंने कब कहा? मेरी इस बात को सुनकर वृद्ध अपने हाथों में बंधा एक विशेष मोती मुझे दिखाने लगा। और जानते हो नरसिम्हा, वो मोती कौन सा था? ये वही मोती था जो हमारे यहाँ राजगद्दी पर बैठा व्यक्ति अपने अगले राजगद्दी के वारिस को देता आया है। नरसिम्हा आश्चर्य से बोला, पर ये मोती तो पूरे संसार में केवल एक ही है, जो कि केवल हमारे वंश के उत्तराधिकारी के पास होता है। हमजा बोला, इसी प्रकार से मैं भी आश्चर्य में पड़ गया और उसके मोती को एक हाथ में लेकर अपने मोती से मिलाने लगा। तभी उस वृद्ध ने मुझे धक्का दे दिया। यूं अचानक गिरते समय मेरी पीठ धरती की ओर थी और मुंह आकाश की ओर, जिसके कारण मैंने अपने जीवन का सबसे सुंदर और विचित्र दृश्य देखा। मेरे गिरने की गति सामान्य से काफी धीमी थी और मैं आसमान में तेजी से होते परिवर्तन को देख पा रहा था, जिसमें प्रति क्षण दिन और रात होती जाती सूर्य अपनी सामान्य दिशा के विपरीत जाता दिखता। आसपास के कुछ वर्ष पुराने वृक्षों को छोटा और फिर अंकुर में परिवर्तित होते देखा। मेरे नीचे गिरकर मरे लोगों के कंकालों पर वापस मांस चढ़ते और उनको गिरने की दिशा के विपरीत जाकर पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते देखा। वो सारा दृश्य ऐसा था जैसे समय वापस जा रहा हो। और फिर मैं बड़े ही धीमी गति में धरती पर आकर गिरा और मेरे गिरते ही सब कुछ सामान्य हो गया। पर अब वहाँ पर वो कंकाल नहीं थे जो मैंने देखे थे। आपका धन्यवाद इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए। इसी तरह के इंग्लिश टेक्स्ट बुक ऑडियो सीरीज सुनने के लिए हमारा टॉकिंग बुक्स यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।